हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नीलू वर्मा शासकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय भोपाल के मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट विभाग में कार्यरत हूँ। मैं वहाँ पर वरिष्ठ व्याख्याता हूँ। मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट डिप्लोमा पाठ्यक्रम 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम है जहाँ पर अनेक विषय पढ़ाए जाते हैं। इसमें अंतिम वर्ष के 5th व 6th सेमेस्टर में इनकम टैक्स 1 और इनकम टैक्स 2 नाम जो दिया गया है वो विषय भी पढ़ाया जाता है। तो मैं आज आपको इनकम टैक्स आयकर के दूसरे शीर्षक की मकान संपत्ति शीर्षक से आय की गणना किस प्रकार की जाती है वह समझाऊंगी। पॉलिटेक्निक शिक्षा में सभी विषयों के कोर्स आउटकम बनाए जाते हैं। कोर्स आउटकम का मतलब ये रहता है कि कोई भी विद्यार्थी उस विषय को पढ़ने के बाद क्या स्किल एक्वायर कर सकता है या उसमें क्या स्किल का डेवलपमेंट हो सकता है, वो क्या सीख सकता है। तो जो शीर्षक मैं आपको आज बताऊंगी, मकान संपत्ति से आय की गणना किस प्रकार की जाएगी, उसका कोर्स आउटकम है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। विद्यार्थी इस शीर्षक को पढ़ने के बाद मकान संपत्ति से आय की गणना किस प्रकार करनी है वो सीख जाएंगे। लेकिन कोर्स आउटकम को अचीव करने से पहले कुछ लर्निंग आउटकम्स भी हैं जो बनाए गए हैं, जिसमें लर्निंग आउटकम पहला है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड रिगार्डिंग हाउस प्रॉपर्टी। विद्यार्थी को कुछ ज़रूरी बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी जब वो मकान संपत्ति से आय शीर्षक की गणना करेगा। दूसरा लर्निंग पॉइंट है आपका आउटकम कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू एंड एनुअल वैल्यू सकल वार्षिक मूल्य एवं वार्षिक मूल्य की गणना किस प्रकार की जाएगी अगर मकान संपत्ति किराए पे दी गई है। तीसरा लर्निंग आउटकम है जिसमें हम कटौतियों के बारे में पढ़ेंगे कि यदि मकान किराए पे दिया है तो धारा 24 के अंतर्गत कौन कौन सी कटौतियाँ दी जाएंगी। चौथा लर्निंग आउटकम आता है कि यदि मकान करदाता द्वारा स्वयं के उपयोग में आ रहा है तो सकल वार्षिक मूल्य की गणना और वार्षिक मूल्य की गणना किस प्रकार की जाएगी। इसी तरह से हम 5वां लर्निंग आउटकम है उसमें सीखेंगे कि अगर मकान स्वयं के उपयोग में आ रहा है तो कौन कौन सी कटौतियाँ दी जाएंगी। लर्निंग आउटकम 6 में ये बताया जाएगा आपको कि अगर मकान संपत्ति शीर्षक में कोई हानि होती है तो उस हानि की पूर्ति किस प्रकार की जाएगी, और अगर उसकी पूर्ति नहीं की जाती है या नहीं कर पाते हैं तो उस हानि को आगे ले जाने की क्या प्रावधान है। नेक्स्ट लास्ट लर्निंग आउटकम जो है उसमें आपको ये बताया जाएगा कि मकान संपत्ति शीर्षक में कौन कौन सी ऐसी आय है जो करमुक्त होती है। ये 7 लर्निंग आउटकम सीखने के पश्चात कोई भी विद्यार्थी कोर्स आउटकम को ईजिली अचीव कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। तो सबसे पहले आज हम अभी देखेंगे लर्निंग आउटकम 1, जिसमें हम देखेंगे कि विद्यार्थियों को कौन कौन सी ज़रूरी बातें हैं जब हम मकान संपत्ति शीर्षक की आय की गणना करेंगे तो उसमें ध्यान रखनी है। मकान संपत्ति शीर्षक आय का दूसरा शीर्षक है, ये सब आप लोग जानते ही हैं। इस शीर्षक में कोई मकान, कोई भवन या उससे लगी हुई कोई ज़मीन के वार्षिक मूल्य पर कर लगाया जाता है। करदाता को मकान का स्वामी होना जरूरी है या माना हुआ स्वामी होना चाहिए। तो हम यहाँ देखेंगे हाउस प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपेरेंट देयर टू कंपाउंड प्लेग्राउंड किचन गार्डन। कोई भूमि है, भूमि में प्लेग्राउंड भी हो सकता है मकान के साथ लगा हुआ, कोई बिल्डिंग के साथ लगा हुआ, कोई किचन गार्डन भी हो सकता है, कोई कंपाउंड भी हो सकता है, गैराज भी हो सकता है। दूसरा ये देखना ज़रूरी है इस संदर्भ में कि करदाता को मकान का स्वामी होना चाहिए या माना हुआ स्वामी होना चाहिए। तो स्वामी किसे कहेंगे? स्वामी उसे कहा जाएगा जिसके नाम पर संपत्ति रजिस्टर्ड है, मकान संपत्ति रजिस्टर्ड है, वो मकान का स्वामी माना जाएगा। दूसरा मकान का स्वामी वो हो सकता है
जिसने अपनी मकान संपत्ति को गिरवी रखा है, मॉर्गेज पे दिया हुआ है, तो जिसने मॉर्गेज पे दी है संपत्ति वो मकान का स्वामी कहलाएगा। जिसके पास मकान गिरवी रखा गया है वो मकान का स्वामी नहीं कहलाएगा। और माना गया हुआ स्वामी जो है हम उसे मानते हैं जैसे किसी करदाता ने अपना मकान या अपनी कोई संपत्ति अपनी पत्नी को, अपने अवयस्क बच्चे को, अपने माइनर चाइल्ड को, जिसमें विवाहित पुत्री शामिल नहीं है, उसको बिना कोई प्रतिफल प्राप्त करने के बिना वो उसको ट्रांसफ़र कर देता है, दे देता है। तो इस दशा में जो करदाता है वही मकान का स्वामी माना जाएगा। एक एग्जाम्पल और बताती हूँ। अगर कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी होती है तो ऐसी स्थिति में जिसके पास मकान संपत्ति है वही मकान का स्वामी माना जाएगा। आगे हम देखेंगे प्रॉपर्टी शुड बी लेट आउट, सेल्फ ऑक्यूपाइड और पार्टली लेट आउट एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड। करदाता मकान संपत्ति शीर्षक में मकान को किराए पे चढ़ा सकता है, स्वयं के उपयोग में ला सकता है, आंशिक रूप से किराए पे चढ़ा सकता है और आंशिक रूप से किराए पर चढ़ा सकता है और आंशिक रूप से स्वयं के उपयोग में भी ला सकता है। मकान संपत्ति शीर्षक में करदाता अपनी मकान संपत्ति को अपने व्यापार पेशे के लिए उपयोग में नहीं ला सकता है। अगर वो उसे अपने व्यापार पेशे के उपयोग में लाएगा तो वो इस शीर्षक में कर योग्य नहीं होगी। बिल्डिंग सिचुएटेड इन इंडिया, मकान संपत्ति का भारत में होना ज़रूरी है, क्योंकि मकान अगर भारत में है तो वो सभी प्रकार के निवासियों के लिए, चाहे वो निवासी, असाधारण निवासी, अनिवासी है, तीनों के लिए कर योग्य होगा, क्योंकि वो जो आय है उसका उपार्जन भी भारत में हो रहा है, उदय भी भारत में हो रहा है और प्राप्त भी भारत में हो रही है। अगर कोई मकान संपत्ति भारत के बाहर है, जैसा यहाँ बताया गया है स्लाइड में, बिल्डिंग सिचुएटेड इन अब्रॉड, अगर कोई मकान संपत्ति भारत के बाहर है तो ऐसी दशा में भी वही नियम लागू होंगे जो मकान संपत्ति भारत में स्थित होती है, लेकिन ये सिर्फ निवासी के लिए ही कर योग्य होगी। जब कोई मकान संपत्ति भारत में होती है तो वो निवासी हो, असाधारण निवासी हो या निवासी हो, सबके लिए कर योग्य होती है। लेकिन अगर कोई मकान संपत्ति विदेश में स्थित है तो वही प्रावधान लागू होंगे, लेकिन सिर्फ निवासी के लिए ही कर योग्य होगी। मोर देन 2 हाउसेस इन द ऑक्यूपेशन ऑफ द ओनर, अगर किसी करदाता के पास 2 या 2 से अधिक मकान हैं तो 2 मकानों को वह अपने स्वयं के उपयोग में रखेगा और बाकी के मकानों को किराए पे दे सकता है। अगर वो उन मकानों को किराए पे नहीं देता है तो भी ये माना जाता है कि मकान किराए पे दिए गए हैं और उनका मूल्यांकन भी उसी प्रकार होता है जिस प्रकार मकान किराए पे दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, रेंट रिसीव फ्रॉम द सब टेनेंट। सब टेनेंट हम कहते हैं शिकमी किराएदार। अगर करदाता अपना मकान किराए पे देता है और किराएदार से उसे जो आय हो रही है वो मकान संपत्ति शीर्षक में टैक्सेबल है। सब टेनेंट का मतलब हो जाता है शिकमी किराएदार, मतलब मकान मालिक ने अपना मकान किराए पे दिया और किराएदार ने उस मकान को दोबारा किराए पे दे दिया, जिसे हम कहते हैं शिकमी किराएदार। तो उससे जो किराया प्राप्त होगा वो मकान संपत्ति शीर्षक में कर योग्य नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ध्यान रखने योग्य, स्प्लिटिंग ऑफ कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट यानी संयुक्त किराया हम बोल सकते हैं, जिसमें करदाता किराएदार से जो भी मकान संपत्ति उसने किराए पे दी है उसका किराया वसूलता है। वो मकान संपत्ति शीर्षक में कर योग्य होता है, लेकिन उसके अलावा अगर मकान मालिक अपने किराएदार को कुछ सुविधाएं प्रदान करता है, सुविधाएं जैसे उसने किराए के साथ अपनी चौकीदार भी दिया हुआ है, मोटर चलाने के लिए पंप की सुविधा है, इस तरह बिजली के बिल के भुगतान करवा देगा, अगर इस प्रकार की कोई सुविधाएं दी गई हैं तो वो उसका किराया भी वसूलता है। लेकिन इन सुविधाओं का किराया मकान संपत्ति शीर्षक में कर योग्य नहीं होता है। तो
इस प्रकार के किराए को, जिसे हम कहते हैं कंपोजिट रेंट, मिश्रित रेंट या मिक्स्ड रेंट, इस प्रकार के किराए को पृथक किया जाता है। तो जो मकान संपत्ति का किराया होगा वो मकान संपत्ति शीर्षक में टैक्सेबल होगा, और जो सुविधाओं का किराया होगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड, अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होगा। इनकम फ्रॉम पेइंग गेस्ट, करदाता अपना मकान पेइंग गेस्ट के रूप में किराए पे देता है, तो ये इनकम भी मकान संपत्ति शीर्षक में कर योग्य नहीं होती है। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल होती है। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस बाय द एसएससी इन ए प्रीवियस ईयर एंड लेट आउट द सेम हाउस इन द सेम प्रीवियस ईयर, यदि करदाता अपना मकान गत वर्ष में कुछ समय के लिए स्वयं के उपयोग में रखता है और उसके पश्चात उसे किराए पे दे देता है, तो उसका मूल्यांकन भी उसी प्रकार किया जाएगा जैसे किराए पे दिए हुए मकान का मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका नेगेटिव एनुअल वैल्यू, जिसे हम कहते हैं ऋणात्मक वार्षिक मूल्य। ऋणात्मक वार्षिक मूल्य से तात्पर्य ये है कि यदि करदाता मतलब मकान मालिक, यदि करदाता ने मकान से संबंधित जो खर्चे किए हैं, जैसे म्यूनिसिपल टैक्स है आपका, जिसे नगर पालिका कर कहा जाता है, उसका भुगतान सकल वार्षिक मूल्य से अधिक है, तो ऐसी दशा में हमेशा नेगेटिव एनुअल वैल्यू आएगी, यानी खर्चे अधिक हो रहे हैं और आय कम हो रही है, तो वहाँ पे वार्षिक मूल्य जो है वो हमेशा ऋणात्मक रहेगा, नेगेटिव एनुअल वैल्यू आएगी। नेक्स्ट आपको पॉइंट जो ध्यान में रखना है वो है एरियर्स ऑफ रेंट, जिसे हम कहते हैं जो भी बकाया प्राप्त कर रहे हैं, और रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट या कोई अप्राप्त किराया। अगर कोई बकाया किराया मकान मालिक ने प्राप्त किया है गत वर्ष में, या कोई अप्राप्त किराया था जिसे पूर्व में उसने प्राप्त नहीं किया था और वह गत वर्ष में प्राप्त कर रहा है, तो ऐसी आय भी मकान संपत्ति शीर्षक में कर योग्य होगी, चाहे गत वर्ष में मकान मालिक उस संपत्ति का स्वामी हो या ना हो। प्रॉपर्टी ओन्ड बाय को ओनर्स, यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, को ओनर्स मतलब सह स्वामी। अगर कोई मकान संपत्ति है जिसके एक से अधिक सह स्वामी हैं तो उन्हें कहा जाता है को ओनर्स। तो ऐसी दशा में अगर सह स्वामी मकान संपत्ति का उपयोग अपने स्वयं के रहने के लिए कर रहे हैं तो आपका एनुअल वैल्यू जो रहेगी वो हमेशा नील रहेगी, कोई कर नहीं देना पड़ेगा। और अगर सह स्वामी उस मकान को किराए पे देते हैं तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, पहले पूरे मकान का मूल्यांकन करना है। पूरे मकान का मूल्यांकन करने के पश्चात जो सह स्वामी है उनके शेयर जो रहेगा प्रॉपर्टी में, उस रेशो में उस इनकम को विभाजित कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा और वो अपने अपने आय पर कर देंगे। तो ये थी हमारी लर्निंग आउटकम 1 में महत्वपूर्ण बातें जो हमने देखी कि जब हम मकान संपत्ति शीर्षक में आय की गणना करेंगे तो इन बातों को हमें ध्यान में रखना है। दूसरा लर्निंग आउटकम आता है आपका कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू एंड एनुअल वैल्यू इफ हाउस इज लेट आउट। जब मकान किराए पे दिया जाता है तो हमें सकल वार्षिक मूल्य की गणना और वार्षिक मूल्य की गणना किस प्रकार करनी है ये हम देखेंगे, अभी यहाँ सीखेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कि सकल वार्षिक मूल्य कैसे निकाला जाता है और वार्षिक मूल्य कैसे निकाला जाता है। सकल वार्षिक मूल्य को निकालने के लिए एक फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज़ हायर, जिसे हम कहते हैं संभावित किराया या वास्तविक किराया, दोनों में से जो अधिक हो। तो आप जब सकल वार्षिक मूल्य की गणना करेंगे, वार्षिक मूल्य निकालेंगे, तो आप क्या लेंगे, संभावित किराया और वास्तविक किराया दोनों में से जो अधिक हो। संभावित किराया किसे कहते हैं, अब हमें यह मालूम होना चाहिए।
तो संभावित किराया वो किराया होता है कि जो मकान मालिक को संभावना रहती है कि मेरा मकान इतने मूल्य पर किराए पर चढ़ जाएगा, तो उसको संभावना है। और एक्चुअल रेंट वो होता है जितना कि उसने वास्तव में किराया पे चढ़ा दिया है और किराया प्राप्त कर रहा है। तो एक्सपेक्टेड मतलब नाम से ही क्लियर है कि हमें संभावना है कि हम इतने पे किराए पे चढ़ा देंगे, और वास्तव में मतलब जो वास्तविक किराया है जो हमें वास्तव में प्राप्त होगा। तो संभावित किराया और आपका वास्तविक किराया दोनों में से जो अधिक होगा वही आपका सकल वार्षिक मूल्य होगा। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर किराएदार ने किसी कारण से मकान किराए पे नहीं दिया, मकान मालिक ने कोई किराया प्राप्त नहीं किया, तो वो अप्राप्त किराया हो जाता है या बकाया किराया हो जाता है, या कुछ समय के लिए मकान खाली रहा, तो ऐसी परिस्थिति में हमें किराया प्राप्त ही नहीं होता है। तो हमारा जो फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज़ हायर, अगर मकान खाली रहने के कारण हमारा वास्तविक किराया कम हो गया है, तो ऐसी परिस्थिति में हमेशा ध्यान रखेंगे वास्तविक किराया ही आपका सकल वार्षिक मूल्य होगा। इस नियम को आपको गांठ बांध लेना है कि हम देख रहे हैं एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज़ हायर, लेकिन मकान खाली रहने के कारण वास्तविक किराया कम हो जाता है, तो वास्तविक किराया ही उस परिस्थिति में मकान का सकल वार्षिक मूल्य होगा। अगर आपके पास एक्सपेक्टेड रेंट दिया हुआ है, संभावित किराया दिया हुआ है, तो बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड। अगर आपके पास एक्सपेक्टेड रेंट नहीं दिया है, तो हमें सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेंट भी निकालना पड़ता है। इसको निकालने के दो तरीके हैं। पहला, इफ़ हाउस डज नॉट कम अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट, अगर मकान किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है, तो आपके पास दो किराए दिए होंगे, जो है म्यूनिसिपल वैल्यू नगर पालिका मूल्य, और दूसरा दिया रहेगा उचित किराया। म्यूनिसिपल वैल्यू नगर पालिका मूल्य या नगर पालिका के द्वारा जो निर्धारित किया जाता है, नगर पालिका प्राधिकरण के द्वारा जो किराया निर्धारित किया जाता है, वो नगर पालिका मूल्य कहलाता है। और दूसरा होता है एक उचित किराया, जिसे हम कहते हैं फेयर रेंट। उचित किराए का मतलब ये कि हम जिस लोकेलिटी में अपना मकान किराए पे दे रहे हैं और उसी लोकेलिटी में कोई और अन्य व्यक्ति वैसा ही मकान के लिए कितना किराया प्राप्त कर रहा है, वो उचित किराया होता है। जब हमारे पास एक्सपेक्टेड रेंट नहीं दिया होता है, संभावित किराया नहीं दिया होता है, तो सर्वप्रथम हमें एक्सपेक्टेड रेंट निकालना पड़ता है। और जब मकान किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो हम देखेंगे नगर पालिका मूल्य और उचित किराया, उन दोनों में से जो अधिक होगा वो मकान का संभावित किराया होगा। अब आपने संभावित किराया निकाल लिया, दूसरा आपके पास वास्तविक किराया दिया रहता है, तो सकल वार्षिक मूल्य कैसे निकल गया? संभावित किराया या वास्तविक किराया, दोनों में से जो अधिक होगा। दूसरी कंडीशन है जब हमारे पास एक्सपेक्टेड रेंट नहीं दिया है और मकान किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, तो वहाँ हमको 3 प्रकार के किराए दिए होते हैं। 3 प्रकार के किराए में पहला किराया दिया होगा आपको म्यूनिसिपल वैल्यू नगर पालिका मूल्य, दूसरा आपको दिया होगा उचित किराया जिसे हम कहते हैं फेयर रेंट, और तीसरा आपको दिया होगा एक स्टैंडर्ड रेंट। यहाँ आप मेरी स्लाइड में देख भी रहे होंगे, एक फॉर्मूले बनाए हैं मैंने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब मकान किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत आते हैं तो हम म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों को कंपेयर करते हैं। दोनों में से जो अधिक होता है उस किराए को हम मानक किराए से कंपेयर करते हैं। तो म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इन दोनों में से जो अधिक है उसको हम स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे, और उनमें से जो कम होता है वो आपका संभावित किराया होता है, उसे हम एक्सपेक्टेड रेंट कहते हैं।
अब आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी है। आपके पास एक्सपेक्टेड रेंट है, तो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर जो होता है वो आपका सकल वार्षिक मूल्य होता है। तो सकल वार्षिक मूल्य की गणना करने के लिए आपको जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट दोनों में से जो अधिक है वो आपका सकल वार्षिक मूल्य हो जाएगा। अगर आपके पास एक्सपेक्टेड रेंट नहीं दिया है तो सर्वप्रथम आप एक्सपेक्टेड रेंट निकालेंगे। उसमें आप देखेंगे क्या वो मकान किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत आ रहा है या नहीं आ रहा है। स्टैंडर्ड रेंट का मतलब वो रेंट होता है जो कि एक फिक्स किया जाता है, मानक किराया रेंट कंट्रोल एक्ट के द्वारा निर्धारित किया जाने वाला किराया मानक किराया कहलाता है। यहाँ मैंने छोटे से एग्जाम्पल लिए हैं। आप देखेंगे कि इसमें आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी है। अगर मकान जो है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फाइंड आउट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ द लेट आउट हाउस। अगर मकान किराए पे दिया है और किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत नहीं आ रहा है, तो आपके पास 3 प्रकार के किराए दिए गए हैं। म्यूनिसिपल वैल्यू दी हुई है, फेयर रेंट दिया है, एक्चुअल रेंट दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक्सपेक्टेड रेंट नहीं है, संभावित किराया नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, संभावित किराया निकालेंगे। मैंने आपको बताया था कि संभावित किराया निकालने के लिए म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में से जो अधिक होता है, तो यहाँ देख रहे हैं आप 30,000 रुपये लिखे हैं, 36,000 रुपये दिए हैं, दोनों में से जो अधिक मतलब 36,000 रुपये अधिक है वो आपका क्या हो गया, एक्सपेक्टेड रेंट, संभावित किराया हो गया। इस संभावित किराए को हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट यानी कि वास्तविक किराए से। अब इन दोनों में से जो अधिक होगा वो आपकी होगी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। आप देखेंगे यहाँ दिखाया है ग्रॉस एनुअल वैल्यू विच एवर इज ग्रेटर, तो यहाँ पे 36,000 रुपये जो है आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू आई है। दूसरा हम देखेंगे, एक एग्जाम्पल मैंने और लिया है, अगर मकान किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत आते हैं तो जब मकान किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत आएंगे तो आपके पास 4 प्रकार के किराए दिए होंगे। नगरपालिका मूल्य दिया होगा, फेयर रेंट दिया होगा, मानक किराया दिया होगा और वास्तविक किराया दिया होगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट निकालेंगे। सकल वार्षिक मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक्सपेक्टेड रेंट। एक्चुअल रेंट हमें दिया रहता है, यहाँ एक्सपेक्टेड रेंट नहीं दिया है जिसकी हमें गणना करनी है। तो आप सर्वप्रथम लेंगे म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इन दोनों में से जो अधिक है, तो यहाँ पे 36,000 रुपये दिए हैं वो अधिक हैं। इसको आप कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, 36,000 रुपये और 30,000, इन दोनों में से जो कम होगा वो संभावित किराया होगा। म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज ग्रेटर बट नॉट मोर देन स्टैंडर्ड रेंट, मानक किराए से अधिक नहीं होना चाहिए। तो आपका यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट आ गया 30,000, वास्तविक किराया दिया हुआ है आपका 40,000। अब हम कंपेयर करते हैं इन दोनों में से संभावित किराया, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट दोनों में से जो अधिक है वो आपकी हो गई सकल वार्षिक मूल्य। एक एग्जाम्पल मैंने और यहाँ लिया है जहाँ आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी है। आपको यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट दिया हुआ है 1 लाख रुपये, हाउस लेट आउट मतलब मकान किराए पे दिया है 10,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से। हाउस रिमेन्स वैकेंट फॉर 3 months और मकान 3 महीने खाली रहा। मैंने आपको नियम बताया था, हमें हमेशा ध्यान रखना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू सकल वार्षिक मूल्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर लेते हैं। लेकिन मकान खाली रहने के कारण अगर हमारा एक्चुअल रेंट मतलब वास्तविक किराया कम हो गया है, ऐसी दशा में हमें वास्तविक किराए को ही सकल वार्षिक मूल्य मानना है। आप यहाँ एक छोटे से एग्जाम्पल में देखेंगे, मकान 3 महीने खाली रहा, आपके पास संभावित किराया दिया हुआ है 1 लाख रुपये, मकान 3 महीने खाली रहा 10,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से, तो आपने कितना प्राप्त किया, 90,000। संभावित किराया अधिक है, वास्तविक किराया 90,000 है, लेकिन मकान खाली रहने के कारण वास्तविक किराया कम हो गया है। तो ऐसी दशा में यहाँ जो आपका सकल वार्षिक मूल्य है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू है, वो कितनी होगी, 90,000। नेक्स्ट हम देखेंगे
यदि मकान किराए पे दिया गया है तो वार्षिक मूल्य की गणना किस प्रकार की जाएगी। मकान संपत्ति शीर्षक में वार्षिक मूल्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो कर लगाया जाता है मकान के वार्षिक मूल्य पे लगाया जाता है। तो अभी हमने देखा सकल वार्षिक मूल्य कैसे निकालते हैं, अब हम देखेंगे हम वार्षिक मूल्य कैसे निकालेंगे। सकल वार्षिक मूल्य में दो तरह की कटौतियाँ दी जाती हैं। पहली कटौती है जिसे हम कहते हैं म्यूनिसिपल टैक्सेस, नगरपालिका कर, स्थानीय कर, जिसमें इंक्लूड होता है आपका अग्नि कर, जल कर, एजुकेशन सेस या एजुकेशन टैक्स, ये सब उसमें इंक्लूड रहता है, जिसे हम म्यूनिसिपल टैक्सेस भी बोल सकते हैं, लोकल टैक्सेस भी बोल सकते हैं। अगर इसका भुगतान, म्यूनिसिपल टैक्स का भुगतान मकान मालिक ने किया है तो उसे सकल वार्षिक मूल्य में से घटाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, आपने वार्षिक मूल्य की गणना की, वार्षिक मूल्य की गणना में आप सबसे पहले क्या घटाएंगे, म्यूनिसिपल टैक्सेस। तो इफ़ म्यूनिसिपल टैक्सेस आर पेड बाय द लैंडलॉर्ड या हम बोले ओनर इन प्रीवियस ईयर, तो उसे घटाया जाएगा। दूसरा आपका सकल वार्षिक मूल्य में जो कटौती दी जाती है वो है अनरियलाइज्ड रेंट, जिसे हम कहते हैं अप्राप्त किराया। अप्राप्त किराया कब घटाया जाएगा, इफ़ रूल 4 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अगर नियम 4 की शर्तें पूरी होती हैं, यदि करदाता या मकान मालिक नियम 4 की शर्तों को पूरा करता है, तभी अप्राप्त किराया, जिसे हम कहते हैं अनरियलाइज्ड रेंट, सकल वार्षिक मूल्य में से घटाया जाएगा। अब ये नियम 4 की कौन सी शर्तें हैं। जो किराएदारी है वो वास्तविक होनी चाहिए, मतलब टेनेंसी इज बोनाफाइड। मकान मालिक द्वारा या करदाता द्वारा कार्रवाई की गई है मकान खाली कराने के कारण, तो डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज़ वेकेटेड और स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंपेल हिम टू वेकेट द प्रॉपर्टी। मकान मालिक ने स्टेप्स लिए हैं, कार्रवाई कर रहा है कि वो मकान खाली करवाए। या द डिफ़ॉल्टिंग टेनेंट इज़ नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी। जो डिफ़ॉल्टिंग टेनेंट है, मतलब जिसने किराया नहीं चुकाया है, उसके पास करदाता की या मकान मालिक की किसी और प्रॉपर्टी पर ऑक्यूपाई नहीं होनी चाहिए, कोई और प्रॉपर्टी को उसने एक्वायर नहीं किया होना चाहिए। और करदाता ने सभी प्रकार की लीगल कार्रवाई की है और जो भी कार्रवाई की गई है वो कर निर्धारण अधिकारी को बता दे कि वो सब व्यर्थ है। तो इस प्रकार से ये 4 स्टेप्स हैं। अगर मकान मालिक के द्वारा ये 4 स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं तो जो भी अप्राप्त किराया है उसे घटाया जाएगा, अन्यथा उसे घटाया नहीं जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको भी बताया लर्निंग आउटकम 1 में कि हमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जब हम मकान संपत्ति शीर्षक की आय की गणना करेंगे, वो हमें ध्यान में रखनी है। जब हम मकान संपत्ति शीर्षक के चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें जो जो बिंदु आएंगे इम्पॉर्टेंट, वो हमें ध्यान रखने, वो लर्निंग आउटकम 1 में हमने देखे हैं। लर्निंग आउटकम 2 था जिसमें हमने देखा सकल वार्षिक मूल्य कैसे निकाला जाता है और वार्षिक मूल्य कैसे निकाला जाता है। तो आपको सकल वार्षिक मूल्य निकालने के लिए शॉर्ट में मैं एक बार दोबारा बता रही हूँ, संभावित किराया और वास्तविक किराया दोनों में से जो अधिक है वो आपको ध्यान रखना है। आप स्लाइड में दोबारा देख सकते हैं। सकल वार्षिक मूल्य निकालने के लिए अगर हमारे पास संभावित किराया नहीं दिया है तो हम संभावित किराया निकालेंगे। हम ये देखेंगे क्या मकान किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि मकान किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है तो हमारे पास 2 किराए दिए होंगे, नगरपालिका मूल्य दिया होगा, उचित किराया दिया होगा। उन दोनों में से जो अधिक होगा वो हमारा संभावित किराया होगा। अगर मकान किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत आते हैं तो हमारे पास नगरपालिका मूल्य भी दिया होगा, उचित किराया भी दिया होगा, मानक किराया भी दिया होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, संभावित किराया निकालेंगे। हम क्या करेंगे, नगरपालिका मूल्य और उचित किराया दोनों में से जो अधिक है उसको हम कंपेयर करेंगे मानक किराए से, स्टैंडर्ड रेंट से, और उनमें से जो कम होगा वो हमारा संभावित किराया होगा।
अगर मकान खाली रहने के कारण वास्तविक किराया कम हो गया है तो ऐसी दशा में हमेशा ध्यान रखेंगे वास्तविक किराया ही सकल वार्षिक मूल्य होगा। सकल वार्षिक मूल्य में से 2 कटौतियाँ दी जाती हैं नगर पालिका कर की। नगर पालिका कर का भुगतान यदि मकान मालिक ने किया है गत वर्ष में तभी घटाया जाएगा, अन्यथा नहीं घटाया जाएगा। यदि नगर पालिका कर का भुगतान किराएदार करता है तो उसे भी नहीं घटाया जाएगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है अप्राप्त किराया अनरियलाइज रेंट, उसे तब घटाया जाएगा जब मकान मालिक कर निर्धारण अधिकारी को ये संतुष्ट कर दे कि जो नियम 4 की शर्तें हैं वो पूरी हो रही हैं। अगर नियम 4 की शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो अप्राप्त किराया भी नहीं घटाया जाएगा। यहाँ मैंने शॉर्ट में असाइनमेंट्स दिए हैं आपके लिए कि स्टेट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है जब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आप कैलकुलेट करते हैं। एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है, एक्चुअल रेंट क्या होता है, म्यूनिसिपल रेंट क्या होता है, फेयर रेंट क्या होता है, स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है, इसको डिफाइन करेंगे। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकाली जाती है इफ़ द हाउस इज़ लेट आउट, आप यहाँ बताएंगे थ्योरी में इसको। अगर मकान किराए पे दिया है तो सकल वार्षिक मूल्य की गणना किस प्रकार करेंगे, और अगर मकान किराए पे दिया गया है तो वार्षिक मूल्य की हाउ एनुअल वैल्यू इज़ कैलकुलेटेड की गणना किस प्रकार की जाएगी। इसके लिए आप रेफरेंस बुक हैं इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस डॉक्टर H.C. मेहरोत्रा, डॉक्टर S.P. गोयल, इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस बाय डॉक्टर R.K. जैन, इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस बाय श्रीपाल सकलेचा। ये बुक्स आप रेफ़र कर सकते हैं। ये बुक्स आपके लिए हिंदी में भी अवेलेबल हैं और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। थैंक यू।